ये कह लें कि वो उनको डायरेक्शन और उनको मजबूत करने का डायरेक्शन देने का काम, उनको मजबूत करने का काम जो है वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सिविलाइजेशन ही कर रही होती है। ये दो चीजें हैं। जो दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप है वो तकरीबन हर 50 साल में एक बहुत बड़े चेंज से गुजरता है। दुनिया के मैप पे एक बहुत बड़ी कंट्री होती थी जिसमें 11 आज की 11-12 कंट्रीज हैं। सोवियत यूनियन, ठीक है, योगोस्लाविया एक कंट्री थी, तो आज वो नहीं है। उससे पहले अगर आप जाओ 1945 से पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, ठीक है, उससे पहले अगर आप जाओ तो स्पेनिश एम्पायर थी। तो आई मीन कि जियोपॉलिटिकल मैप हमेशा चेंज होता है, जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है और करती रहेंगी। उनमें से एक तो अब्राहमिक थॉट है जिसको हम इल्हामी फिक्र कहते हैं। अच्छा, इसका एक अपना सारा वर्ल्ड व्यू है। यूएसए जब सुपर पावर था तो वहां पे वही अब्राहमिक रिलीजन और उससे रिलेटेड जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मौजूद थी, चाहे उसको मसख कर दिया गया, लेकिन किसी कोने में तो वो मौजूद थी। अब नासा फॉर एग्जांपल एक इदारा है, उसके लॉज ये कहते हैं कि अगर आज आपने एक डिस्कवरी की है तो 3 डेज के अंदर अंदर उसको पब्लिक करना उसको लाजमी है। अगर आप अरस्तु को भी देखें तो वो भी जब चीजों को गिनवाता है ना फिलोसफी में कि मॉरल क्या है, मॉरल क्या है, तो वो कहता है कि गोल्डन मीन ही मॉरल है। तो चाइना इस तरह इनवर्ड लुकिंग है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कल कल चाइना भी दूसरे कंट्रीज पे हमला कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि चाइना की हिस्ट्री यही रही है कि वो बाहर की दुनिया से सिर्फ खराज लेती है। अगर फ्यूचर में चाइनीज सिविलाइजेशन जैसे एक तरह से जा रही है कि पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बन गई ना, तो शायद हर जगह पे स्टेट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। आखिरी लॉयल्टी आपकी स्टेट के पास ही होगी। हालांकि हमारे अब्राहमिक थॉट में स्टेट बहुत पावरफुल हो चुकी है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन स्टेट खुदा को रिप्लेस ना कर सके। जो लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, फ्रीडम है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो सारी एक्सपोर्ट कर दो बाहर। तो ये व्हाइट मैन के ऊपर एक बर्डन है। ये सारी थॉट वो जो इल्हामी फिक्र है ना उसकी वजह से आई है, जिसमें ये है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसी की एक फॉर्म है। चाइना के बारे में भी किसी ने बताया कि वहां पे अगर आप एक जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा अगर कमा ले तो वो भी स्टेट आपसे जो है वो छीन सकती है, छीन लेती है। तो रिसेंटली जैक मा इतने अरसे, हाँ, जैक मा के साथ जो हुआ बड़ी गुमराह एग्जांपल दी जाती है। कोई हमारी खुद की भी पहचान है। दूसरी बात यह कि जो अब्राहमिक थॉट है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, उसका जो एपेक्स है और जो मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म है, जैसे डार्विन कहता है कि जानवरों की एवोल्यूशन हुई है लाइफ की और एपेक्स पे ह्यूमन है, इसी तरह अब्राहमिक थॉट के एपेक्स पे इस्लाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऑल पॉडकास्ट में दूसरी एपिसोड जो हमारी सीरीज़ चल रही है सिविलाइजेशंस के अरूज और ज़वाल से रिलेटेड, उसकी दूसरी पॉडकास्ट के साथ जो है वो मैं आपके सामने आपका होस्ट एहसन फ़ारूक हाजिर हूँ। हमारे साथ ताहिर भाई ही आज गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम अपना जो टॉपिक जहाँ छोड़ा था हमने वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर फिर जो क्यूरीज़ आई हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको भी जो है वो एड्रेस करें। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो हम लोगों ने उन अवामिल को डिस्कस किया था कि जो फैक्टर्स होते हैं सिविलाइजेशंस के अरूज और ज़वाल के, जिनमें हमने फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल, उसमें हमने स्ट्रेंथ भी देखी थी, उसमें हमने जियोग्राफी भी देखी थी और उसके बाद उसमें हमने सिविलाइजेशन को भी स्टडी किया था। यानी एक टच किया था हम लोगों ने सिविलाइजेशन को कि ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो अब यही वहीं से आगे हम शुरू करते हैं बात को कि ताहिर भाई, हम लास्ट टाइम सिविलाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे कि सिविलाइजेशन जो है और जो नज़रिया है, दो मतलब इन चीज़ों को लें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और फिज़िकल चीज़ें जो हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो उसके बाद आती है। ये कह लें कि वो उनको डायरेक्शन और उनको मजबूत करने का, डायरेक्शन देने का काम, उनको मजबूत करने का काम जो है वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सिविलाइजेशन ही कर रही होती है। ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने मतलब हम इसको मज़ीद अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो अब बात यह है कि कितनी इस टाइम पे सिविलाइजेशंस या आइडियोलॉजीज़ ऐसी हैं जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है और जो जिसकी मुसलसल रीशेपिंग हो रही है, तो उसमें वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं उसको। तो ज़रा यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं। जो दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप है वो तकरीबन हर 50 साल में एक बहुत बड़े चेंज से गुजरता है। आम बंदे के लिए तो वो मैप पे लाइंस ही तब्दील हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चेंज होती है। मसलन अगर आप दूर मत जाएं, 1990 से पहले, 1990 से पहले दुनिया के मैप पे एक बहुत बड़ी कंट्री होती थी जिसमें 11 आज की 11-12 कंट्रीज़ हैं। सोवियत यूनियन, ठीक है, योगोस्लाविया एक कंट्री थी, तो आज वो नहीं है। उससे पहले अगर आप जाओ 1945 से पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, ठीक है, उससे पहले अगर आप जाओ तो स्पेनिश एम्पायर थी।
तो आई मीन कि जियोपॉलिटिकल मैप हमेशा चेंज होता है। अच्छा, उसके अंडरलाइंग बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी, और उनमें से हमने कहा कि आइडियोलॉजी का बड़ा रोल होता है। अब फिर आपने सिविलाइजेशन की भी बात की थी, तो सिविलाइजेशन बेसिकली एक कम्बो है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें मेन जो फैक्टर होता है वो आपकी कल्चर होता है, आपकी जो फेथ होती है, ठीक है, वो चाहे रिलीजियस हो या वो सेकुलर हो। अच्छा, उसमें नस्ल भी आ जाती है, हाँ, रेस भी आ जाती है, रेस भी आ और जाती है। बहुत सारी जगहों पे आ जाती है, जैसे अब आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, जैसे अच्छा, उसमें जायनिज्म। लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर लैंग्वेज, है। आप सोचते लैंग्वेज के थ्रू ही है, आपकी लैंग्वेज जैसे होगी ना, आप वैसे मतलब सोचेंगे आप जैसे। अब अमेरिका में अगर दो उर्दू बोलने वाले, या अगर यूरोप में दो उर्दू बोलने वाले आपस में मिल जाएंगे, तो फ़ौरन उनको एक अपनाइयत का एहसास होगा। बिल्कुल। मतलब उनको अपना वो, अच्छा चाहे पाकिस्तान में वो एक दूसरे को पूछें भी ना, हाँ, लेकिन वहाँ ज़रूर एक दूसरे को हाँ, पूछेंगे। ये तो मतलब आपने बहुत ही आम एग्जांपल दिया। अगर इससे भी आप आगे जाओ तो लैंग्वेज का बड़ा इन्फ्लुएंस है। मसलन आप कभी ये सोचो कि जर्मनी में जो जर्मन्स थे, उन्होंने मॉडर्न फ़िलासफ़ी में इतना काम कैसे किया, क्योंकि उस ज़ुबान में वो इस्तिलाहात थी जो कि फ़लसफ़े को एक्सप्रेस कर सकती थी। इसी तरह आप एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज को देखें, जैसे अब हम उर्दू है, आज से 100 साल पहले उर्दू में नसर लिखी ही नहीं जाती थी, सारी पोएट्री होती थी, क्योंकि नसर के ख्यालात को अदा करने की कैपेसिटी उसमें नहीं थी। तो आई मीन कि लैंग्वेज का भी बड़ा रोल होता है। जैसे ईरानी है, उनको फ़ारसी होने पर बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि फ़ारसी लैंग्वेज बहुत, इसी तरह अरेबिक्स, वो तो नेशन ऑफ द लैंग्विस्ट, लैंग्वेज के हवाले से बहुत ही फेमस है। तो मैं आपको बता रहा था कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर हम इसको जनरली एक उसका स्केच लें, ओवरव्यू, माइन्यूट डिटेल में जाए बगैर, तो 3 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आप कह सकते हैं फिक्री धारें हैं, जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं और करती रहेंगी। उनमें से एक तो अब्राहमिक थॉट है, जिसको हम इल्हामी फ़िक्र कहते हैं। हम्म। अच्छा, इसका एक अपना सारा वर्ल्ड व्यू है, और और उस ज़ाहिर है वर्ल्ड। वो अब्राहमिक में, क्योंकि 3 मेजर रिलीजन आ जाते हैं, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को ही शामिल कर लें, जूस तो चलो थोड़े से हैं, हाँ, तो वो आधी से ज़्यादा आबादी दुनिया की जो है वो ज्यूज इसी के, थोड़े बिल्कुल होंगे, लेकिन इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा लेकिन है। इन्फ्लुएंस में बहुत है, इन्फ्लुएंशियल हैवी बहुत ज़्यादा वेट है। है, हाँ, जी हाँ। तो कभी कभार मैं दोस्तों से ज़रा मजाक कहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम के जीन्स असर दिखा रहे हैं यहूदियों में, क्योंकि वो बाहर शादियाँ नहीं करते, और इतने ज़हीन और इतने काबिल, और हज़रत इब्राहीम की दुआ अपना असर अरबों में दिखा रही है। ठीक है, अरबों के लिए भी कुरान में दुआ है कि या अल्लाह इनको फल दे और इनको अमन दे, और यानी इनको गोश्त दे। तो अभी आप देखो अरबों के पास कितनी दौलत है। बहरहाल, तो ईसाई बीच में से निकल गए हैं। वो वो उनके पास समझो खुदा का बेटा मेंढा बन के आया, तो उनको और क्या चाहिए। बहरहाल, वो मैं आपको बता रहा था, आज की सुपर पावर वैसे ईसाई ही है, यूएसए ही है। तो एक तो हम कह रहे थे कि अब्राहमिक थाट, इल्हामी फ़िक्र। दूसरा धर्मिक थाट, जो कि हमारा ये इंडियन, और इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। इनमें बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, या इसमें बुद्धिस्ट भी सिर्फ ये बुद्धिस्ट भी आते हैं, थाईलैंड अच्छा, को देखो, इंडियंस। म्यांमार को देखो, हाँ। ठीक है। इवन जो इंडोनेशिया और मलेशिया हैं, उनके सिविलाइजेशन में अभी भी बुद्धिज़्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर चाइना में जाके बुद्धिज़्म ने अपना फॉर्म तब्दील किया। उसकी वजह यह कि चाइना में एक और स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि आज बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है वर्ल्ड को। वो है कन्फ्यूशियस थॉट, ठीक ये है। थर्ड, ये जो तीसरी आप हाँ, बता रहे हैं। तीसरी। जी हाँ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम जो इल्हामी फ़िक्र है, अब्राहमिक थाट है, उसकी अच्छी खासी शनासाई रखते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम खुद मुसलमान हैं। मुसलमान है, बिल्कुल। इसी तरह हम धार्मिक थाट के मतलब और भी हमें बहुत सारी ज़ाहिर है, बातें हमें हज़रत जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पुराने, क्योंकि वो हैं बिल्कुल, अम्बिया हैं, तो हमें पढ़ाया भी जाता है, और हमारी एक मोहब्बत भी है उनके लिए, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। मोहब्बत है उन अम्बिया कराम के लिए। हाँ, तो इसी तरह अगर हम देखें धार्मिक थॉट से भी हम थोड़े बहुत वाकिफ़ हैं, अगरचे पॉलिटिशियन के बाद हाँ, इतने क्योंकि ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि हम कल्चरली। उस हाँ, कल्चरली हाँ, हम कल्चर, उसको मतलब मूवीज़ और वो इन चीज़, और फिर बिल्कुल, ये कि हमारी तारीख इकट्ठी है, एक ये तारीख लाइन तो इकट्ठी। अब लगी है। बिल्कुल, तो ये तो मतलब 70 साल अब तारीख में तो कोई हम, ज़्यादा अरसा हाँ, नहीं है। ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन जो तीसरी थॉट है, और जो कि अब दुनिया को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है और फ्यूचर में और ज़्यादा करेगी, हाँ, वो चाइनीज़ थाट है, चाइनीज़ है। कन्फ्यूशियन थाट है। तो अब इन तीनों को आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये आइडियोलॉजी सिविलाइजेशन को या उसके बाद जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। स्टार्ट होता मेरे हूँ मैं। ख्याल में ये हाँ, यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, हमारे नाज़रीन को भी थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए कि ये अब वो बातें हैं जो कि आप लोगों के सवालात होंगे कि यूएसए जब सुपर पावर था, तो वहाँ पे वही अब्राहमिक रिलीजन और उससे रिलेटेड जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मौजूद थी,
चाहे उसको मसख कर दिया गया, लेकिन किसी कोने में तो वो मौजूद थी। मतलब जो एथिकल वैल्यूज़ थी मुस्लिम्स की, कम अज़ कम ऑन बैकग्राउंड वो जो वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अब ये जो कन्फ्यूशियस थॉट है, जो कि चाइना अब इमर्जिंग सुपर पावर है, ये डायरेक्शन किस तरफ को जाएगी, इनकी थॉट्स हैं क्या, इनके बिलीव्स हैं क्या, और ये चाहते क्या हैं, इसको ताहिर भाई इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, थोड़ा इनको समझ लगे कि ये दुनिया अब किस तरफ को जाएगी अगर ये नया वर्ल्ड ऑर्डर अगर इस तरीके से आता है। चाइना हमारे लिए तो अगर आप हकीकत देखें ना, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं अनिग्मा है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको अक्सर लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। सर ऐसे ही है। वजह ये है कि अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो यूएसए के अंदर जो डेमोक्रेसी थी, उसकी जो वैल्यूज़ थी, मतलब वहाँ इदारे मजबूत थे, वहाँ जो कुछ होता था वो इदारे फैसला करके करते थे। और मतलब सो मच सो कि मैं उनके मतलब लॉज एक दफ़ा पढ़ रहा था, तो अब नासा फॉर एग्जांपल एक इदारा है, उसके लॉज ये कहते हैं कि अगर आज आपने एक डिस्कवरी की है तो 3 डेज़ के अंदर अंदर उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिक करना उसको लाजमी है। अनटिल एंड अनलेस के वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो उसके लिए आपको फ़ौरन इजाज़त लेनी पड़ेगी कि भाई हम ये इसको पब्लिश नहीं कर सकते, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट में हम नहीं कर सकते। तो अब यानी इदारे को आपने पाबंद कर दिया कि अगर आप पब्लिक के टैक्स से चल रहे हैं, पब्लिक के पैसे से चल रहे हैं, तो आपने उसको वो पब्लिक की इन्फॉर्मेशन है और उसको फ़ौरन पब्लिक करना लाजमी है। अब ये एक इदारा है, इसी तरह बाकी इदारे हैं, इसलिए वहाँ जो कुछ होता है फ़ौरन न्यूज़ में आता है, फ़ौरन पता लगता है कि वहाँ कोई पॉलिसी बन रही है, क्यों बन रही है, उसके पीछे कौन है, क्या थॉट है, किस तरह से है। चाइना से तो कुछ समझ मतलब कोई खबर ही बाहर नहीं आती है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे लिए यूएस इसलिए उसकी मैं आपकी बात बेसिकली बढ़ा रहा था आगे कि उस वजह से जो चाइना जिसने विजिट करके भी आ जाए तो इतनी जल्दी उसको चाइना के कल्चर की समझ नहीं आती है। चाइना की उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो चाइना हमेशा इनवर्ड लुकिंग रहा है, ठीक है, बाहर की दुनिया। अगर चाइना का आप चाइनीज़ में नाम देखो ना, तो उसका लिटरल मीनिंग होता है कि मिडल किंगडम, ठीक है। तो वो अपने आप को मिडल किंगडम समझते हैं और वो समझते हैं कि बाहर सारे बारबेरियन हैं, वहशी दरिंदे हैं, तो चाइना को उनसे बचाना है, इसीलिए तो वो चाइनीज़ वाल भी बना। ये इनकी पुरानी थॉट है या ये अभी भी थॉट है? अभी भी उनका जो लिटरल चाइना के अंदर नेम इस्तेमाल होता है ना, वो थोड़ा सा चाइनीज़ टर्म है, डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, लेकिन ये है कि उसका लिटरल मीनिंग यही होता है, मिडल किंगडम। अच्छा, और वो अपने अगर आप इसीलिए मैं हम एक तो इनवर्ड हम अपने आप को मिडल नेशन कहते हैं, हाँ, उम्मत वसता कहते हैं, हाँ, तो वो भी इसी तरीके से वो अपने आप को मिडल किंगडम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिडल में रहना ना बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप अरस्तु को भी देखें तो वो भी जब चीज़ों को गिनवाता है ना फिलॉसफी में कि मॉरल क्या है, मॉरल क्या है, तो वो कहता है कि गोल्डन मीन ही मॉरल है, मतलब जो गोल्डन मीन है वो मॉरल है। और अगर बुद्धिज्म को देखें तो बुद्धिज्म ने भी जो स्कूल ऑफ थॉट दी है वो कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी जो बीच का रास्ता है वो सबसे अच्छा है। तो मिडल के साथ कोई इंसानों की एसोसिएशन रही होगी। बहरहाल, तो दूसरी चीज़ जो चाइना की है वो इसलिए क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझते। हाँ, उसके अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल, यानी उसको करीब से भी नहीं समझते। हाँ, अक्सर लोग नहीं समझते। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि यूएसए में इंस्टीट्यूट्स मजबूत हैं, उस शायद चाइना में उससे भी ज़्यादा मजबूत है। आप हैरान रह जाओगे। मैं जहाँ तक मेरी स्टडी है ना, मैं समझता हूँ जो धार्मिक थॉट है वो दायरा जाती है, साइक्लिकल है, साइकिल्स में चलती है, रीबर्थ और री इनकारनेशन, और उसके बाद एक युग के बाद दूसरा युग, ठीक है। और अगर जो चाइनीज़ स्कूल ऑफ थॉट है, जो सिस्टम है, कन्फ्यूशियन थॉट है, उसको मैं तो कहता हूँ इदारा जाती, दायरा जाती धर्मिक हो गई, ये इदारा जाती हो गई। इंस्टीट्यूशन इधर यहाँ पे बहुत मजबूत है। आप कह रहे हैं यूएस में मजबूत है, यूएस में आपको इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्योंकि वो अब्राहमिक थॉट की एक एक्सटेंशन है, इसलिए हम उनको बहुत इजीली समझ पाते हैं। वहाँ पे मोरालिटी का जो यूएसए में मतलब होता है वही मोरालिटी का मतलब हमारे यहाँ भी होता है। हम मोरालिटी का क्या मतलब होता है कि मोरालिटी का मतलब ये होता है कि एक तो आप दूसरों की फ्रीडम को इन्फ्रिंज नहीं करोगे, एक इंडिविजुअल को आप कभी भी उसकी फ्रीडम से, यानी फ्रीडम के हक से महरूम नहीं कर सकते। हज़रत उमर ने क्या कहा था हज़रत अमर बिन अलास से, जब उसके बेटे ने एक मिस्री को मारा था, तो उन्होंने कहा कि कब से तुमने लोगों को गुलाम बनाया, जबकि इनके माओ ने इनको आज़ाद जनाया। और अमेरिका क्या कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे नो कम्प्रोमाइज़। ऐसे ही है, किस तरह को रिलेट कर रही है। लेकिन चाइनीज़ थॉट में मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मोरालिटी और है। वहाँ पे मोरालिटी का मतलब ये होता है विर्चू को कल्टीवेट करना, ठीक है, खल्क करना।
अब विर्चू क्या है, विर्चू की भी वहाँ पे दर्जे हैं, यानी एक छोटी बुराई है, एक बड़ी बुराई है। वो बुराई बड़ी बुराई है जिससे कलेक्टिव सोशल पार्ट का नुकसान हो और इंडिविजुअल का ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो। नुकसान हाँ हो, अच्छा, वो हाँ, ज़्यादा बड़ी बुराई है। अब वो बड़ी बुराई है। और बड़ी नेकी ये है कि जिसमें इंडिविजुअल का बेशक नुकसान हो, लेकिन जो सोसाइटी है, कलेक्टिव है, इंस्टीट्यूट है, उसका फ़ायदा हो। मसलन मैं आपको कन्फ्यूशन की दो, यानी एक तो उसका एक कोटेशन बताता हूँ और एक उनकी एक एग्जांपल बताता हूँ। कोटेशन कन्फ्यूशन की ये है कि कन्फ्यूशस की कि अपना रियासत के लिए फ़र्द है, फ़र्द के लिए रियासत नहीं है। अब अच्छा, हमारे यहाँ देखो और वेस्ट में देखो, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, लेकिन ये तो बात कन्फ्यूशियस की आ गई। लेकिन अगर इस्लामिक थॉट की हम आगे बात करेंगे, इस्लामिक थॉट में एक बैलेंस है फर्द और सोसाइटी हाँ, के वो बीच तो में ना। इस्लाम तो वो तो बहुत हाँ, बैलेंस बहुत देता है। बैलेंस है। जी हाँ। अब अगर आप यूएसए में देखो, या वेस्टर्न थॉट में देखो, या जो हमारा जो मतलब आप कह सकते हैं कि अब्राहमिक थॉट है, उसमें स्टेट हैज़ टू सर्व द सोसाइटी। स्टेट के लिए आप इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। कैपिटलिज्म में यही है, ना इंसाफी होता रहे लेकिन इंडिविजुअल के फ्रीडम को आप नहीं छीन सकते। इंडिविजुअल की बड़ी अहमियत है, उसके प्राइवेसी की बड़ी अहमियत है और प्राइवेसी को मुकद्दस समझा जाता है। लेकिन चाइना में इसके बरक्स होता है। वहाँ पे क्या होता है कि रियासत के लिए कुछ भी जायज़ है और इंडिविजुअल कोई माने नहीं रखते। इंडिविजुअल्स का काम यह है कि वो रियासत के लिए यूज़फुल हो। ये बरक्स अगर इब्राहिमिक थाट को आप देखें ना, या जो वेस्टर्न थाट को देखें, तो वहाँ पे स्टेट सोसाइटी को सर्व करती है, इंडिविजुअल को सर्व करती है। इंडिविजुअल राइट्स पे नो कंप्रोमाइज़, इंडिविजुअल प्राइवेसी बहुत मुकद्दस है। चाइना में ऐसे नहीं होता। चाइना में अगर आप देखो, आजकल एआई में ना सबसे ज़्यादा पेटेंट चाइना के आ रहे हैं। तो एआई के लिए एक प्री कंडीशन है कि आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा डाटा होगा आप एआई को उतना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। तो इस टाइम या तो बहुत ज़्यादा डाटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, उसके पास तो पूरी दुनिया का डाटा है ना, अपना सोशल मीडिया ऐप से और XYZ बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन चाइना के पास इतना डेटा कहाँ से आया? उसकी वजह यह कि चाइना में हर इंडिविजुअल की स्टेट सर्विलियंस कर रही है। सोशल क्रेडिटिंग वहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें कॉन्टीन्यूसली आपको स्टेट मोनीटर कर रही है। अब वहाँ पे इसको बुरा नहीं समझा जाता। बहुत सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि यार इतनी बड़ी स्टेट और उसमें बगावत नहीं होती, प्रोटेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल की अपनी कोई हैसियत है नहीं, वो स्टेट और लार्जर सोसाइटी का पार्ट है। अब तो वो चिप लगाने की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब कुछ भी कर इम्प्लांट, चिप सकते हैं। इम्प्लांट की बातें भी हो रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे फ्रीडम नहीं होता। हालांकि हमारे यहाँ और वेस्ट में बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि यूएसए को हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि उसका स्कूल ऑफ थॉट और हमारा स्कूल ऑफ थॉट बहुत रिजेंबल करता है। अब मैं आपको एक कन्फ्यूशियस की ही एक वो बता दूँ, एक पैराबल एग्जाम्पल बता दूँ। वो कहता है कि आपके हमसाए की, यानी घर से एक शीप, भेड़ चोरी हो गई और पुलिस आके आपके दरवाजे को नॉक करती है और आपसे पूछती है कि आपको कुछ पता है कि वो शीप, भेड़ कहाँ चली गई, किसने चोरी की? और आपको पता है कि मेरे वालिद ने चोरी की और हमारे घर के अंदर है। अब हमारा वेस्टर्न थॉट क्या कहेगा, जो अब्राहमिक थॉट है उसमें आपने सच बोलना है, बिल्कुल। चाहे वो किसी के भी खिलाफ जाए, आप सच बोलोगे। लेकिन चाइना में क्या है, कन्फ्यूशियस कहता है कि आप वहां पे कहोगे कि मुझे नहीं पता, बाद में जाके अपने बाप से मुअद्दिबाना अंदाज में कहोगे कि ये हमसाए गरीब हैं या जो भी है, ये भेड़ आप वापस कर दें। लेकिन अगर वो वापस ना करे, आप फिर भी पुलिस के पास नहीं जाओगे, क्योंकि बाप की बेअदबी करना, फैमिली को नुकसान पहुंचाना चोरी से बड़ा गुनाह है। तो चोरी छोटे दर्जे का गुनाह है और यानी कलेक्टिव जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव। इंडिविजुअल का चाहे जितना मर्जी तो ज़्यादा नुकसान इसीलिए होता वहाँ रहे। पे इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है। और आपको पता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो है स्टेट। अच्छा, मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडिविजुअल के राइट से मेरे जहन में आया कि स्कैंडिनेवियन में मेरे एक दोस्त, उसकी शॉप थी, उससे मेरी बात हो रही थी। तो मेरे फ़ोन पे बात करते करते ही ना शॉप में कोई ड्रंक पर्सन आ गया। तो कहता है यार ठहरो, मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाद में उसने मुझे कॉल की, कहता है यार मैं ना, हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे अगर कोई ड्रंक आ जाए। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा पुलिस। कहता है जी पुलिस को भी इजाज़त नहीं है उसको छेड़ने की। अगर वो आ जाता है, वो नुकसान करता है, वो कुछ भी करता है, तो उसकी आज़ादी है क्योंकि वो पी के आ सकता है। हम्म। ठीक है ना?
तो उसको लॉ इजाज़त देता है, लेकिन अब वो जो नुकसान करेगा वो उसको बाद में जब वो होश में आ जाएगा उस वक्त उससे पूछेंगे, हाँ ठीक है कि तुमने क्या नुकसान कर दिया, लेकिन ये उसकी आज़ादी है कि अब मैं उसको छेड़ नहीं सकता, मैं उसको पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब आराम से बड़े प्यार मोहब्बत से मैं उसको कर लूँ वो कर जाए, लेकिन मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो यही बात है कि अगर यानी इस हद तक वेस्ट ने आज़ादी दी है इंडिविजुअल को, बिल्कुल। गलत आज़ादी भी दे दी। लेकिन और उसके मुकाबले में जो अब चाइना है, हाँ, में जो कन्फ्यूशियस थॉट है, आप कह वहाँ रहे मैं हैं कि आपको वहाँ एक पे बात बताऊं, बिल्कुल कोई आज़ादी वहाँ नहीं है। पे हर सिटीजन को एक परमिट दिया जाता है, ठीक है। और वो परमिट क्या होता है कि आप यहाँ पे रेजिडेंस रखोगे, यहाँ पे आपको इदारे जॉब दे सकेंगे, आपके बच्चों को आप बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, एक तरह का डोमिसाइल आप कह लो। डोमिसाइल, हाँ। हाँ, लेकिन आप किसी और इलाके में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपके बच्चों को दाखिला मिलेगा ना, आपको जॉब को इदारा देगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कदर एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है। बहुत सारे लोग बड़ी खुशी से कह देते हैं कि भाई यूएस का फॉल हो रहा है और चाइना राइज कर रहा है, तो चाइना उठेगा तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता, हाँ, हमें ये अच्छा अपनी उन्हीं के रूट्स लिए, पे हाँ। जाना पड़ेगा ना। वो उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो अब हम सकता, उस कल्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते हम अपने नहीं अंदर। कर सकते। और दूसरी बात यह कि चाइना चाइना मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं अब सी पैक पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस पर वर्क भी होना चाहिए। चाइना को अल्टरनेटिव रूट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी वो डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाइना की हिस्ट्री को देखो तो चाइना ने जिन जिन इलाकों पे कब्जा कर लिया, तो यूरोपियंस की तरह उसने उनको कॉलोनी बना के नहीं रखा, उनको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। यानी आप यूएस की फॉर्म में बात करें तो उसको अपनी स्टेट बना लिया। अपनी स्टेट बना लिया। आपके पास हिस्ट्री है, इनर मंगोलिया को कब्जा कर लिया, वो चाइनीज़ हो गया। तिब्बत को कब्जा कर लिया, तिब्बत चाइनीज़। सिंकियांग को कब्जा कर लिया, उसकी भी सिनोफिकेशन। यूनान प्रोविंस को कब्जा कर लिया, उसकी भी सिनोफिकेशन। मतलब कल्चरली उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो चाइना इस तरह इनवर्ड लुकिंग है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कल कल चाइना भी दूसरे कंट्रीज़ पे हमला कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना की हिस्ट्री यही रही है कि वो बाहर की दुनिया से सिर्फ खराज लेती है, ठीक है। जो एम्परर होता था उसको वो कहते थे सन ऑफ हेवन, आसमान का बेटा। तो सन ऑफ हेवन के लिए लाजमी था कि उसको आसपास की सारी जो बारबेरियन स्टेट्स थी वो साल में एक दफ़ा ज़रूर गिफ्ट भेजें, ठीक है। और यूजुअली होता ये था कि जो एम्परर था चाइनीज़ का, वो जितने गिफ्ट वो लेके आते थे आसपास के, यानी जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड और उधर कोरियंस, वो जितने गिफ्ट लेके आते थे उससे ज़्यादा गिफ्ट्स उनको वापस एम्परर देता था। लेकिन अगर किसी साल वो गिफ्ट लेके ना आते तो एम्परर ने चढ़ाई कर देनी थी। तो आई मीन कि चाइना का बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है और उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वहाँ पे मोरालिटी मीन्स टू एन एंड है। मतलब हमारे यहाँ मोरालिटी, अब ये फिर कांट आ गया बीच में। एंड ये होता है कि बस मतलूब है असली, मैं अपने वालिद की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए रेस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेस्पेक्ट करना अखलाकी है। मीन्स टू एंड ये है कि मैं वालिद साहब की इसलिए रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वह मुझे पैसे दे, ठीक है। अच्छा। तो जो कन्फ्यूशियन मोरालिटी है वो हमेशा मीन्स टू एन एंड है, वो एंड नहीं है अपनी ज़ात में। जो अब्राहमिक थॉट है उसमें मोरालिटी हमेशा एक एंड है। सच बोलना है तो बोलना है, सही है, सच्ची गवाही देनी है तो देनी है। तो अच्छा, फिर मतलब वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वहाँ पे। हाँ, मतलब अच्छा, इस कन्फ्यूशियस में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है। नहीं है। अच्छा, कन्फ्यूशियस तो जो यहाँ बुद्धिस्ट हैं वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बुद्धिज्म में भी कोई खुदा नहीं है। बुद्धिज्म एक बुद्धा ऐसा को मजहब क्या, है। बुद्धा को क्या समझते हैं वो? नहीं, बुद्धा को तो वो इनलाइटन यानी बीइंग समझते हैं, अच्छा, बस ठीक है। हाँ, और वो कहते हैं जिसको विजडम मिल गई थी, कि जिसको विजडम मिल गई थी या और जो बहुत वो वाइज था। मुक्ति उसको मिल गई थी। अच्छा, चाइना में जाके बुद्धिज्म भी अपना फॉर्म तब्दील कर गया। इंडियन जो बुद्धिज्म है, थेरेवाडा बुद्धिज्म कुछ इस टाइप का उसका नाम है, तो वो बुद्धिज्म जो थाईलैंड में भी पाई जाती है, म्यांमार में भी पाई जाती है, इंडिया में भी है। इंडिया में एक दफ़ा ख़त्म हो गई थी। तो उस बुद्धिज्म के थ्रू इंडिविजुअल साल्वेशन, अपनी निजात, अपनी मुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना का जो बुद्धिज्म है, जो चान बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी भी फिर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं। बाद में जापान में जाके ये जिन बुद्धिज्म हो गई। तो इस बुद्धिज्म में एक मॉन्क इंडिविजुअल साल्वेशन के लिए काम नहीं करता, वो भी सोसाइटी को सर्व करता है, ठीक है। मतलब यह है कि अगर आप बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए हैं तो आपके लिए लाजम है कि आप सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ रखें और सोसाइटी को सर्व करें। तो
आई मीन कि इसमें हाँ अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी की बात करें, हाँ, अब तो ये इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी कहाँ है? जो जो आप खुदा की बात कर रहे थे, चाइना में खुदा का कॉन्सेप्ट वैसा है ही नहीं। चाइना में अगर आप कन्फ्यूशियन थॉट को देखें ना, तो उसमें ज़्यादातर एंसेस्टर वर्शिप होती है। एंसेस्टर आपके मर जाते हैं, उनकी रूहें आत्माएं आपके घर आती हैं, आप उनको सर्व करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। मैं रिसेंटली किताब पढ़ा था, चाइना में नया वो रिलीजन आया आजकल, तो उस पर चाइना में सख्त बैन है, ठीक है। उसके फाउंडर थे डॉक्टर ली होंगसई, और वो यूएसए में रहते हैं। तो चाइना ने क्रश कर दिया फॉलन गोंग वालों को। तो फॉलन गोंग जो उस बुक में लिखते हैं, मतलब ली होंगसई, डॉक्टर ली होंगसई, वो कहते हैं कि दो टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। एक आपकी मेन कॉन्शियसनेस होती है जो आपकी इंडिविजुअल की होती है, और एक आपकी एसोसिएट कॉन्शियसनेस होती है जो आपके एंसेस्टर्स की होती है, जो आपकी हेल्प करते हैं। तो मतलब जो मेटाफिजिकल थॉट है वो इस तरह का है। उसमें गॉड को रिप्लेस करता है एम्परर। पहले एम्परर करता था, अब स्टेट करता है। सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, करता है। आपकी हतमी लॉयल्टी, आखिरी लॉयल्टी सीसीपी के साथ होनी चाहिए या स्टेट के साथ होनी चाहिए। ये यूएस क्यों टिकटॉक वगैरह को बैन करने की बातें करता है, और मतलब चाइनीज कंपनीज को, हवावे वगैरह को बैन किया, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्टीमेटली ये सारा इंफॉर्मेशन सीसीपी को दे सकते हैं। क्योंकि लेजिस्लेशन चाइना में बार बार हो चुकी है कि स्टेट अगर कोई चीज़ मांगे तो कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो उसको दे दें। तो वहाँ इसी तरह लॉयल्टी स्टेट के साथ है। अगर फ्यूचर में चाइनीज़ सिविलाइजेशन जैसे एक तरह से जा रही है कि पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बन गई ना, तो शायद हर जगह पे स्टेट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। आखिरी लॉयल्टी आपकी स्टेट के पास ही होगी। हालांकि हमारे अब एब्राहमिक थॉट में स्टेट बहुत पावरफुल हो चुकी है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन स्टेट खुदा को रिप्लेस ना कर सकी। अब अगर हम देखें इसके बरक्स धार्मिक थॉट्स के हवाले से, लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ी बात की थी। वो बात ये थी कि कैसे आरएसएस और हिंदुत्व फलसफा वो राइज पे है। ठहरिए जरा, इसको पहले कंप्लीट करें, इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या ये जो स्टेट का वहाँ पे मतलब जो असर व रसूख है जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे इमोशन भी है या ये जबरी है? ये हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। हम बाहर के लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि ये जबरी होगा, ज़रूर जबरी होगा। लेकिन चाइनीज़ लोग, जहाँ तक मेरी स्टडी है, मुझे नहीं लगता कि चाइनीज़ लोगों के लिए वो जबर है। एक ख़ास सेगमेंट के लिए होगी, ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि चाइना में जो क्यास है वो एक, मतलब वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसमें क्यास, डिसऑर्डर बहुत बड़ी बुराई है। स्टेबिलिटी सबसे बड़ी विर्चू है और अच्छाई है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी का एक कल्चर रहा है, और वो लोग मतलब स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं। जिस तरह की फ्रीडम हम इंडिविजुअल फ्रीडम चाह रहे होते हैं ना, वो इंडिविजुअल फ्रीडम शायद चाइना में उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए सीसीपी रूल कर रही है और कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि जो चाइनीज़ क्या चाइनीज़ उस सिस्टम से खुश हैं? क्योंकि मुझे ये भी पता लगा कि जो एक कैपिटलिस्टिक सोच है कि आपके पास, आप इन्वेस्टर हैं और उसके बाद आप मतलब उससे मज़ीद पैसा बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे यहाँ पे चाइना के बारे में भी किसी ने बताया कि वहाँ पे अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसा अगर कमा लें, तो वो भी स्टेट आपसे जो है वो हाँ, छीन सकती है स्टेट छीन आपसे। लेती है। हाँ, तो रिसेंटली जैकमा इतने अरसे हाँ जी, जैक वो मा के साथ जो हुआ, हाँ बड़ी घूम रहा। एग्जांपल दी जाती है। अब आप देखो वहाँ का जो इंडिविजुअल होता है, जैसे सीसीपी की आप बात करें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कुछ भी कर सकती है, वो लिटरली इसलिए कर सकती है क्योंकि वहाँ का सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। उनको फील होता है कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। वो अगर आप शी जिनपिंग थॉट, जो इनके मौजूदा प्रेसिडेंट है, उनकी स्पीचेस को पढ़ें, वो 3 जिल्दों में शी जिनपिंग थॉट्स, तो उसमें बार बार वो एक बात इस्तेमाल करते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टर्स। अब सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टर क्या बोला है? हुआ यूं कि कम्युनिज्म लेके आया था माओ, और कम्युनिज्म की भी अपनी एक वर्जन माओइज्म लेके आए थे। लेकिन बाद में जब चाइना में उसके खिलाफ एक, आप कह सकते हैं कि अवाम में एक गुस्सा आने लगा कि ये तो अजनबी है, कन्फ्यूशियस थॉट को भी उन्होंने दबा दिया, दाओइज्म को भी ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जब डिंग ज़ियाओपिंग आए, उन्होंने सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टर का राग अलापना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होता है कि कल्चरली हम लोग वो हो जाएंगे, कल्चरली हम चाइनीज़ रहेंगे, कन्फ्यूशियन रहेंगे, स्टेट कैपिटलिज्म होगी और चाइनीज़ नेशनलिज्म होगी।
तो इस तरह का एक उन्होंने आइडियोलॉजिकल कम्बो बना दिया। अब चाइना कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है और सब लोग जानते नहीं है, कैपिटलिस्ट भी नहीं है। तो अब उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सेटअप बना लिया कि जिसमें चाइनीज़ लोगों की कल्चरल सेटिस्फेक्शन भी होती है। अगर कल्चरल सेटिस्फेक्शन ना हो तो फिर इंडिविजुअल रिवॉल्ट पे आ जाता है। अच्छा, सही है। तो अब असल बात ये है कि अ, जो मतलब एक इंडिविजुअल चाइनीज़ है, इसका मतलब है वो इस सोसाइटी का जो ये एक कल्चर है इसके अंदर वो गुंदा हुआ है, बचपन से वो आदी है इस, हाँ। लेकिन जो हम हैं, मतलब अगर हम उनके फ्रंट लाइन लाए, अगर हम उन्हें कह लें, या हम अब अपनी वो पोजीशन कह लें कि जी उन चाइना के लिए हमारी वही पोजीशन है जो कि इसराइल की पोजीशन है यूएसए के लिए, ठीक है। तो वो लोग तो कल्चरली अलाइन थे, और उनके साथ उनका जो है वो मतलब सारा कुछ टाइज भी ठीक थी और वो सारा कुछ था। लेकिन पाकिस्तान कल्चरली इतना डिफरेंट है, और मतलब आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि क्या जो चाइनीज़ हैं, क्या जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, मतलब क्या वो अपने उस नज़रिए को एक्सपोर्ट कर पाएंगे? अब नज़रिए को एक्सपोर्ट वो करें या ना करें, जैसे मैंने कहा कि चाइना इनवर्ड लुकिंग है, ठीक है, वो बाहरियों को बारबेरियन समझते हैं, वहशी दरिंदे समझते हैं, और हमारे मुतालिक भी उनका यही ख्याल होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे इंस्टीट्यूट्स का, वो अभी भी यूएसए और वेस्ट से डिस्कनेक्टेड नहीं है, बावजूद सी पैक के और दूसरे चाइनीज़ प्रोजेक्ट के। अगर आप देखो हमारी जो ओरिएंटेशन है एस्टेब्लिशमेंट की, वो अभी भी वेस्ट की तरफ है। तो तो आपके ख्याल में इतनी ये अपने, आसानी से वो चाइना की तरफ नहीं जाएगी, तो मुझे नहीं आपके ख्याल लगता। में फिर चाइना की स्ट्रेटजी, मतलब जो मुझे लगता है वो इसी तरह ही होगी कि इनको इन्हीं के कल्चर के अंदर रहते हुए, इन्हीं की वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए इनको कंट्रोल किया जाए, हाँ सम बिल्कुल। हाउ मॉडर्न तरीके यूज़ करते हुए उनको उसकी कंट्रोल वजह किया ये है कि जाए। चाइना के पास कोई यूनिवर्सल एथिक्स है ही नहीं, मोरालिटी है नहीं, जैसे वेस्ट के पास है। वो कहते हैं जिसको वाइट मैन बर्डन कहते हैं ना, कि भाई जो लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, फ्रीडम है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो सारी एक्सपोर्ट कर दो बाहर, तो ये वाइट मैन के ऊपर एक बर्डन है। ये सारी थाट वो जो इल्हामी फिक्र है ना, उसकी वजह से आई है, जिसमें यह है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हाँ उसी की एक बिल्कुल। फॉर्म है। चाइना में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक। इसमें ये क्यों कहा जाता है कि यूएसए के बारे में कि जी हर चीज़ जो है वो बड़ी ब्लैक एंड वाइट में और बड़े वाजे होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वाजे होती हैं, वहाँ कोई इवेंट हो जाता है फ़ौरन उसकी न्यूज़ बाहर आती है, वहाँ कोई भी इशू होता है उसके गिर्द एक पब्लिक ओपिनियन येस या नो, और वहाँ पे हर एक को आज़ादी अज़हार राय है कि वो उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करे, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करे। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसकी डिटेल सामने आए, कहीं कोई फायरिंग या धमाका हो गया तो उसकी डिटेल सामने आए, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको पब्लिक किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की, सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे। मतलब यहाँ पे बैठ के हमें ऐसे लगता है कि वहाँ को बहुत घुटा हुआ माहौल है। हाँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब चाइनीज़ इस तरह इतना घुटा हुआ महसूस नहीं करते, घुटन इतनी उनको नहीं होती। बाकी यूएसए की आप बात करें, बेशक यूएसए में बहुत सारी फ्रीडम्स हैं इंडिविजुअल, क्योंकि हमारी जो फिक्र है, जो यानी जिसको क्या कहते हैं अब्राहमिक थॉट, उसमें फ्रीडम को बड़ी अहमियत हासिल है। तभी तो जाके खुदा के सामने इंडिविजुअल जवाबदेह होता है ना अपने कामों का, उसे फ्रीडम है तो वो कुछ बिल्कुल। करता है। लेकिन यूएसए में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आती। ठीक है, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस। तो हमें इसलिए यूएसए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वरना रिसेंटली जो कैंपसेस में गाजा वार के खिलाफ जो वो प्रोटेस्ट हुए थे, उनकी हालत हमने देखी है कि क्या नहीं, हुआ। ये तो फिर जब आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं है ना। नहीं, वो क्या कहते हैं कालों को आप देखें, ठीक है, उनके खिलाफ उनको भी कितने सप्रेस किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। निगरोज के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो अभी जाके उनको कुछ राइट्स मिली लेकिन हैं, अभी तो हम लेकिन कंपेयर, अभी भी। मैं सिर्फ कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ हाँ ना, कि हाँ, इन अगर उसको कंपैरिजन हम कंपेयर बात कर। इन कंपैरिजन आप कन्फ्यूशियस थॉट से अगर आप उसका कंपैरिजन अब करें वो तो वो टोटली टोटली उसमें, हाँ। डिफरेंट है। अच्छा, इसमें चलें आज तो खैर हम इसको कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने नाजरीन को हम बताते भी जाते हैं कि हम अब इसको इस्लामिक थॉट से, मेरा ख्याल है कि हमें जो धार्मिक थॉट है उसके बारे में इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है वो कि वो, पिछले वीडियो में भी हमने क्योंकि ना उसकी वो थोड़ी इमर्जिंग बात की। पावर है, और ना और हम वैसे भी उससे काफ़ी हद तक विश्व गुरु, वाकिफ़ हैं। वो विश्व गुरु तो बन गए हैं मोदी जी की जुबान जी जी। में, ठीक है, यानी लेकिन पूरी दुनिया के उस्ताद।
हाँ, लेकिन ये कह लें कि वो फ़िलहाल दुनिया को ना इम्प्रेस कर रही है, और ना, और दूसरा मुझसे कुछ हमारी कुछ वाक़ियत भी है। आजकल तो बेहतर यही वैसे है वहाँ पे वो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, वहाँ पे आजकल कि कॉकरोच ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं कहूँ कि जो अगले पॉडकास्ट में यानी कनेक्ट करने के लिए वो ये है कि जो हमने कन्फ्यूशियन थॉट पे बहुत डिस्कशन की है, क्योंकि वो एक तरह से एम्बिगुअस था हमारे लिए, और उस पर मज़ीद भी बात की जा सकती है। लेकिन जो इस्लामिक थॉट है उस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो हम मुस्लिम हैं, आगे की जियो पॉलिटिक्स में हमारी क्या रोल होगी, हमारे थॉट की, वर्ल्ड व्यू की क्या इंपॉर्टेंस होगी। क्या ऐसे ही होगा जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम चाइना के इसराइल हैं, तो कभी अमेरिका के हम वो इसराइल बन जाए और कभी चाइना के इसराइल बन जाए, कोई हमारी खुद की भी पहचान है। दूसरी बात यह है कि जो अब्राहमिक थॉट है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, उसका जो एपेक्स है और जो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म है, जैसे डार्विन कहता है कि जानवरों की एवोल्यूशन हुई है लाइफ की, और वो एपेक्स इस्लाम है, पे ह्यूमन है, वो इसी तरह इस्लाम है। अब्राहमिक थॉट के एपेक्स पे इस्लाम है। तो उस पर हम ज़रूर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इस इंशाल्लाह इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो जो अब्राहमिक जो मतलब एक थॉट्स हैं, उनका जो ज़रवा सनाम कहना चाहिए, जो इनका एपेक्स कहना चाहिए, वो इस्लाम। अब हम इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे कि उसमें किस तरीके से इन सारी चीज़ों को बैलेंस किया गया है। यानी ये जो तज़ादात हमें नज़र आते हैं बिल्कुल कॉन्फिशियस और जो मतलब वेस्ट की थॉट के अंदर कह लें, अब यहाँ पे अगर हम इस्लाम को अगर अलग करें, तो इनका एक जो 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 आपस में कहना चाहिए जो कन्फ्लिक्ट है, वो उसको इस्लाम कैसे सॉल्व करता है, और हम क्यों कहते हैं कि जो आने वाला वक़्त है वो इस्लाम का है। मतलब हमारा एक कुरान और हदीस से भी एक पर्सपेक्टिव है कि आने वाला दौर जो है वो इबादियत सालिहून का है। तो उसकी कोई रीज़न तो बनेगी ना। अल्लाह ताला ने कुछ तो दिया है इस हम लोगों को इस थॉट में, कि जो इन सारे नज़रियात को पीछे करके खुद अपना आप सामने लेके आएगा। तो अब उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अगली एपिसोड में। तो अगर आपको ये हमारे प्रोग्राम जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, और ताकि आपको आने वाला भी हमारा कंटेंट जो है वो मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।